जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है। एक बार दिखाई देने लगे यस और नो चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके बोलिएगा। Yes, sir. Screen is visible. ओके, थैंक यू। Yeah, screen is visible, sir. सॉरी। इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हम लोगों ने एक कुछ पहले लेक्चर लिए जिसमें पार्ट 1 हम लोगों ने सीखा था इंट्रोडक्शन का, और पार्ट 2 में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, जिसमें आने वाले ढेर तरह के अलग अलग फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, इनके लिए हम लोगों ने डिस्टिंग्विश बिटवीन देखा था। देन इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन वर्सेस गैम्बलिंग, इनके लिए डिस्टिंग्विश हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे कि टाइम होरिजन हो, बेसिस ऑफ डिसीजन हो, रिस्क लेवल हो, रिटर्न्स हो या स्टेबिलिटी हो, इन अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोगों ने इन तीनों के डिफरेंस देखे थे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बाकी था विच इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए हम लोगों को जो बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, इससे पहले हम लोगों ने बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ये हम लोगों ने देखा है, एकदम शॉर्ट में सीखा था, राइट। थोड़ा सा डीपली हम लोग उसे सीखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग मनी और फंड्स, जो हमारे पास में फंड्स या मनी, एक्सेस मनी अवेलेबल होगी, उनके लिए किस तरह से हम लोगों को प्रोसेस करना है ताकि हम लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्क्राइब्स हाउ एन इन्वेस्टर शुड गो अबाउट द मेकिंग डिसीजंस, राइट। किस तरह की डिसीजन उसकी होनी चाहिए और कौन कौन सी स्टेप 1 बाय 1 उन्होंने लेनी चाहिए, ये होती है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। It is a process influenced by the changes in the investment environment and changes in the investor's attitude as well. Investment environment मतलब क्या कि सपोज फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को या फिर किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पहले 10% का रिटर्न मिलता, लेकिन आज अगर हम लोग उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 5 to 6% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट का चेंज होना। या फिर सेकेंड तरीका कि इन्वेस्टर का जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड, जैसे कि अगर कोई नॉर्मल टीनेजर या फिर यूथ पर्सन हो तो उनके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां पर हाई रिस्क हाई रिटर्न्स होंगे ऐसे ऑप्शंस वो सिलेक्ट करेंगे ज़्यादातर, राइट। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई एजेड पर्सन होंगे तो वही एजेड पर्सन सेफ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ट्राई करेंगे, राइट। तो इन तरह की जो एटीट्यूड होती है और इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है वो सभी इस तरह की स्टेप्स को या प्रोसीजर्स को हमेशा चेंज करते हैं, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को कहते हैं। मार्केट ग्लोबलाइजेशन ऑफर्स द इन्वेस्टर द न्यू पॉसिबिलिटीज, but at the same time investment management become the more and more complicated, right, become more and more complicated with growing uncertainty। जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हाँ, ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन अच्छे खासे हो सकता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा भी हो तो भी अच्छा नहीं होता है, राइट। तो इस तरह की इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले सीखी थी। जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में वो कुछ इस तरह से है। पहला, सेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सेकंड, एनालाइज एंड इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज, राइट। देन फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जो हमारा पोर्टफोलियो बनेगा, जो हमारी बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होंगी, उसमें हमारा डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से होना चाहिए जहां फॉर्मेशन अच्छा खासा बना हो। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो रिवीजन। जो पोर्टफोलियो हम लोगों ने बनाया होगा उसे टाइम टू टाइम हमें रिवीजन
या उसके लिए कंट्रोल या फिर उसका हम लोगों को इवैल्यूएशन करना ही है। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, रिवीजन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई असेट हम लोग पर इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग किसी ऑप्शंस में अगर हमारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से हमें अच्छे खासे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं और आगे भी इस तरह के रिटर्न्स आने के चांसेस कम हैं, तो हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफिकेशन हम लोगों ने किया था उससे हम लोग रिवाइज करेंगे। जो लोअर रिटर्न सिक्योरिटीज होगी उनमें से पैसे हम लोग निकाल कर विड्रॉ करके कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, राइट। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेप जो है वो है सेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी? सॉरी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब कोई एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल फर्म या फिर इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कोई भी हो, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखता है, वो उनके पास जो एक्सेस मनी, एक्सेस फंड्स अवेलेबल हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जाकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। वो इन्वेस्ट करने के बारे में इसलिए सोच रहा है कि आने वाले सर्टेन पीरियड के लिए, सर्टेन टाइम हॉरिजॉन के लिए, सर्टेन रिस्क फैक्टर कंसीडर करके या फिर रिटर्न्स को कंसीडर करके उसे एक्चुअल में क्या नीड है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वहाँ पे डिफाइन होती है, फ्रेम होती है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या क्या आता है? वेरियस फाइनेंशियल असेट्स बाय नेचर मे बी मोर और लेस रिस्की and in general their ability to earn the returns differs from one type to another type. अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, उनके अलग अलग रिटर्न फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर भी अलग अलग होते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज सेट अप इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव डिफाइंड एंड पोटेंशियल कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स फॉर इंक्लूजन इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें ऐड करने के लिए हमारे इन्वेस्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, इसीलिए सेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले सेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड थिंग, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और रिस्क के टॉलरेंस के बेसिस पे वहां पे इस तरह के ऑब्जेक्टिव सेट होंगे। कोई XYZ पर्सन होगा कि उसका कहना है कि मैं 1 लाख रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा और उससे मुझे 10 करोड़ रुपए वहां पे चाहिए रिटर्न में। इस तरह के वेग रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन या फिर लोअर टाइम जोन की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती। यस, गैम्बलिंग में या फिर स्पेकुलेशन में इस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं शायद, लेकिन उसके लिए रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा कंसिडर करना होगा। तो इन तरह की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वो रिस्क एंड रिटर्न इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर बाद में ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए, राइट। रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप जो होती है वो हम लोग आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने ही वाले हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे सीखते हैं। द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में डिफाइन दैट द टारगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरेज रिटर्न शुड बी 15% एंड शुड अवॉइड मोर देन 10% ऑफ लॉसेस। Identifying investors' tolerance of the risk is most important objective because it is obvious that every investor would like to earn the highest possible returns, right? मतलब 1 लाख रुपए कोई अगर इन्वेस्ट करता है तो 1 लाख रुपए के अगर 90,000 हो गए, 10% लॉस हो गया, तो हम लोग उसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे, विड्रॉ कर देंगे। अगर 15% के रिटर्न मिलते हैं, 1,15,000 टोटल वैल्यू होती है, तो भी हम लोग विड्रॉ कर देंगे बिकॉज आर टारगेट इज मेट, राइट। बट बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द इन्वेस्टर टू सेट हीज और हर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एज जस्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि वो 10 करोड़ वाला एग्जाम्पल था, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10 करोड़ मिल जाएंगे, नहीं, right? The investment policy should also state other important constraints which could influence the investment management. Constraints can include any liquidity needs for the investor,
projected investment horizon as well as other unique needs and preference of investor. ये सभी हमारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं while setting the investment objectives. एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए जो असेसमेंट होती है करंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं. उसके बेसिस पे हम लोग रिटर्न्स के बारे में, रिस्क के बारे में सोचेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आने वाले 10 साल के बाद शादी करनी है, अगर किसी को 3 साल के बाद 4 व्हीलर खरीदनी है, अगर किसी को आने वाले 15 साल में घर बनाना है खुद का, तो उनके लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स और सेविंग्स होनी चाहिए, उसके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, तो उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है. राइट. तो ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेप, जो कि हमारा सेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विथ द हेल्प ऑफ रिस्क एंड रिटर्न कंसिडरेशन. सेकेंड जो पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स. हम लोगों ने हमारा रिस्क एंड रिटर्न के टॉलरेंस सेट कर दिए, हमारे ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, बट वाइल कंसिडरिंग अबाउट द रिटर्न्स फ्रॉम वेयर वी गेट इट, तो हम लोग कहाँ से मिलेंगे, तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज, इन्वेस्टमेंट टाइप्स, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, ये तीनों अलग अलग नाम है जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है, तो उनमें से हम लोगों को मिल सकता है. तो इनका एनालिसिस करना, इनके बारे में जानना, इनके बारे में फाइनलाइजेशन करना. राइट. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द एग्जामिनिंग several relevant types of investment vehicles and the individual vehicles inside these groups, identifying those specific financial assets in which to the invest and determining the proportions of these financial assets in the investment portfolio. तो जो हमारे पास में पोर्टफोलियो होगा, तो उसमें कौन कौन सी तरह की इस तरह की फाइनेंशियल असेट इंक्लूड होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, इनके लिए हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल है उनको एनालिसिस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इसमें से हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, इफ अ कॉमन स्टॉक मतलब शेयर्स was identified as an investment vehicle relevant for the investor, the analysis will be concentrated to the common stock as an investment. The one purpose of such analysis and evaluation is to identify those investment vehicles that the currently appear to the mispriced. मतलब क्या मिसप्राइस? सपोज किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की शेयर की प्राइस, अगर हम लोगों ने कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा, चलो ठीक है, कॉमन स्टॉक मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो किस कंपनी के शेयर मार्केट में या शेयर्स में हम लोग इन्वेस्ट करें, इसके बारे में नेक्स्ट डिसीजन होगी. तो ऐसे डिसीजन क्रिएट करते वक्त हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते वक्त, जब शेयर की प्राइस कम होगी तो हम लोग एट दैट लोअर लेवल परचेस करेंगे, और अगर ज़्यादा होगी तो हम उसे सेल कर देंगे. तो यही बेसिक ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि बाय एट लो प्राइसेस एंड सेल एट अ हाई प्राइसेस. तो यहाँ पर इस तरह की कोई मिस प्राइसेस दिखाई दी या फिर लोअर अच्छे खासे फंडामेंटल्स के साथ होकर या टेक्निकल एनालिसिस के साथ होकर कंप्लीटली वहाँ पे प्राइसेस कम होगी, तो हम लोग उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को, शेयर्स को सिलेक्ट करेंगे टू इन्वेस्ट आवर मनी. मोस्ट फ्रिक्वेंटली एनालिसिस के लिए जो दो अलग अलग टाइप्स यूज होते हैं वो होते हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो दिस एनालिसिस एग्जामिन्स द ट्रेंड्स ऑफ हिस्टोरिकल प्राइसेस and is based on the assumption that these trends or patterns repeat themselves in the future. ये जो पैटर्न्स या स्टडी या फिर हिस्ट्री में दिखाई दिए हुए ट्रेंड्स, ये जो है ये रिपीट होते हैं, ऐसा एनालिसिस का एक अजम्पशन है, राइट, टेक्निकल एनालिसिस का. और यही हम लोगों को आगे चल के आने वाले 2 थ्योरी जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें भी पढ़ना है, राइट. तो टेक्निकल एनालिसिस में कंसीडर किए जाने वाले डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स, डिफरेंट टाइम हॉरिजॉन्स, डिफरेंट वॉल्यूम लेवल्स, ऑस्किलेटर्स, ये सारे कंसीडर होते हैं टू इन्वेस्ट आवर मनी इन दैट पर्टिकुलर कॉमन स्टॉक और इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज.
जबकि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस हमारी जो कंपनी होती है उस कंपनी की ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, जो हमारी फाइनेंशियल असेट्स होती है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे फोकस्ड करते हैं। ये इवैल्यूएशन जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कंसिडर करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे फाइंड आउट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली जो हमारा कंप्लीट होता है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कौन कौन से? तो जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होंगे, बैलेंस शीट होगी, साथ ही साथ में हमारे कैश फ्लोज एंड फंड फ्लोज होंगे। इन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से हमारी जो कंपनी की फंडामेंटल्स है, जो प्रीवियस हिस्ट्री एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के दिखता है, उसके बेसिस पे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, राइट। इन तरह की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अलग अलग पैटर्न्स, जैसे कि रेशियो एनालिसिस, देन कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स हम लोग यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन तरह की एनालिसिस कंसीडर करके, टेक्निकल हो या फिर फंडामेंटल हो, हम लोग हमारी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो हैं उसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं और एनालाइज करते हैं। उनके बेसिस पे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो डेवलप होता है, which is related to the formation of a diversified investment portfolio. Diversified investment portfolio का मतलब क्या होता है? Portfolio, it is a basket of security. Why it is diversified? अगर हम लोगों के पास में 10 करोड़ रुपए होते और 10 करोड़ सारे के सारे पैसे हम लोगों ने पीएमसी बैंक में पिछले 2 साल में डिपॉजिट कर दिए होते, और पीएमसी बैंक का जो स्कैम बाहर आया उसकी वजह से जो अकाउंट्स लॉक हुए उसमें हमारे कंप्लीट 10 करोड़ रुपए ब्लॉक हो सकते थे, जो हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे वापस रिटर्न मिलेंगे ही नहीं, राइट। तो अगर सिंगल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह की हाई रिस्क हम लोगों को बेयर करनी पड़ सकती है, राइट। इसीलिए कुछ रियल एस्टेट में, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स में, कुछ फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में, कुछ कॉमन स्टॉक्स में, कुछ हमारे इंश्योरेंसेस में, इस तरह के अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें थोड़े थोड़े पैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, हमारी रिस्क मिनिमाइज हो। और इन्हीं के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं इन दिस स्टेज ऑफ पोर्टफोलियो फॉर्मेशन द इशू ऑफ सिलेक्टिविटी, टाइमिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर को खुद को सिलेक्ट करना होता है कि हमें किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे चाहिए। कोई इन्वेस्टर होगा, उसका कहना होगा कि यार रियल एस्टेट में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, ओके, बाकी ऑप्शंस देख लो। कोई कहेगा कि मुझे शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट ही करना नहीं है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, या फिर आप लोग कुछ यूलिप प्लान्स होते हैं, कुछ LIC प्लान्स होते हैं, जो यूनिट लिंक प्लान्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में होता है लेकिन उनमें ज़्यादा रिस्क नहीं होती। तो इन तरह की इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टर की जो डिसीजन होगी उसी के बेसिस पे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन डिपेंडेंट होता है। जो टाइमिंग होती है, जो हमारी मैक्रो लेवल पे फोरकास्टिंग या प्राइस मूवमेंट्स होती है, उसे एनालाइज करके हम लोगों को अलग अलग सिक्योरिटीज में, चाहे वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो, चाहे वो हमारी फ्लक्चुएटिंग इनकम सिक्योरिटीज हो, या चाहे वो हमारी ओवरऑल टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, राइट। तो इस तरह के सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट थ्योरी इज फोकस्ड ऑन इशू ऑफ ऑब्जेक्टिव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, and professional investor follows the settled investment objectives than the constructing and the managing their portfolios। मतलब जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट थ्योरी है उसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, ये खुद इन्वेस्टर एक तो डिसाइड करेगा, या फिर कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर एडवाइजरी फर्म्स होती है जो इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस या डिफरेंट पोर्टफोलियोज क्रिएट करके देती है। तो इन सभी फॉर्मेशंस को कंसीडर करके डाइवर्सिफिकेशन यूज करके हमें हमारा पोर्टफोलियो डेवलपमेंट करना होता है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो? इन द सेट ऑफ व्हीकल्स formed by the investor seeking to realize its defined investment objectives। इनके बेसिस में जहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइवर्सिफिकेशन। एंड डाइवर्सिफिकेशन की अलग अलग कुछ टेक्निक्स होती है,
डाइवर्सिफिकेशन मतलब इन्वॉल्व द फॉर्मिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो फॉर द डिक्रीजिंग और लिमिटिंग द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट. What is the main objectives of the diversification of the investment portfolio? To minimize or limiting the risk of investment. टू टेक्निक्स जो डाइवर्सिफिकेशन की होती है उनमें से पहली रैंडम डाइवर्सिफिकेशन एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन. पहली रैंडम डाइवर्सिफिकेशन मतलब when several available financial assets are put to the portfolio at a random. फाइनेंशियल असेट्स की मुझे आज लगा कि 1000 रुपये के म्यूचुअल फंड खरीद लूँ, कल लगा कि 2000 रुपये के शेयर्स खरीद लूँ, उसके बाद में लगा मुझे कि यार कुछ म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स मैंने अलग से और खरीद लिए. इसके अलावा मुझे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज चाहिए तो मैंने 10,000 रुपये की फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लगा दी. इसके अलावा कोई बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी इन्वेस्टमेंट को सिलेक्शन करने के लिए या फिर पर्टिकुलर रिटर्न्स हमारे पोर्टफोलियो को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा तो इट इज कॉल्ड एज अ रैंडम डाइवर्सिफिकेशन. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन? इट इज वाइस वर्सा. When financial assets are selected to the portfolio following the investment objectives and using the appropriate technique for the analysis and evaluation of each financial assets. हर एक फाइनेंशियल असेट का इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस कंप्लीट करके हमारे पोर्टफोलियो में उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल असेट को हम लोग इंक्लूड करेंगे जो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को आगे चल के सेटिस्फाई कर पाए. राइट, तो ये अलग अलग दो तरीके जो हमारे डाइवर्सिफिकेशन के हैं. वन इज रैंडम डाइवर्सिफिकेशन एंड सेकेंड इज द ऑब्जेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन. राइट, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे विच इज द फोर्थ पॉइंट. इट इज रिलेटेड टू द step of portfolio revision. What is portfolio revision? In simple thing, this step of investment management process concern the periodic revision of the three previous stages. For institutional investor, portfolio revision is continuing and a very important part of their activity. But individual investor managing portfolio must perform portfolio revision periodically as well. Periodically मतलब 1 महीने में कर लो, 3 महीने में कर लो, 1 साल में कर लो, लेकिन revision is must. Why revision is must? Portfolio revision is must. There are some reasons. First, over a time, investor with a long-term investment horizon may change his or her investment objective, and this in turn means that the currently held as an investor's portfolio may no longer be optimal and even contradict with the new settled investment objectives. Obviously ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग सब टीनेजर हो, लगभग 16 to 21 आपकी एज होगी, तो एट द एज ऑफ 21 अगर आप इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स सोचते हो तो आपके अभी के ऑब्जेक्टिव्स और एट द एज ऑफ 35 आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी डिफर कर सकता है. राइट, तो इसके लिए इन तरह की रिवीजन करना जो हमारे पोर्टफोलियो की होती है उसे कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कंपेयर करना ज़रूरी होता है. सेकेंड थिंग इज ओवर अ टाइम द प्राइसेस ऑफ द असेट चेंज, meaning that the some assets that were attractive at one time may be no longer be so. Thus, investors should sell one asset and buy the other more attractive in this time according to his or her evaluation. For example, अगर 20 या 30 सालों पहले अगर एमआरएफ कंपनी के शेयर अगर हम लोगों को परचेस करने होते हैं तो उसके लिए वैल्यू जो थी वो बहुत कम थी. आज उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी पर्टिकुलर शेयर की प्राइसेस अच्छी खासी है. राइट, इसके आगे फ्यूचर ग्रोथ और कितनी होगी वी कांट एक्सपेक्ट. तो यहाँ पर जाके अगर प्राइसेस ऑफ असेट चेंज होने के लिए लिमिट हो जाती है या फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो उस पर्टिकुलर एमआरएफ की कंपनी के शेयर्स में से हम लोग विड्रॉ करके आने वाली न्यू फ्यूचर ज़्यादा प्रोस्पेक्टस होने की जैसी कंपनी है उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे. राइट, third point is financial markets change, tax laws and security regulation changes and other events alter the settled investment goals. जो टैक्सेशंस है वो टैक्सेशन पॉलिसीज हो, फाइनेंशियल मार्केट में होने वाले उनके उलट पलट हो या फिर जो हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज की रेगुलेशंस है उनके कुछ चेंजेस हो.
इनके बेसिस पे भी हम लोग इन तरह की अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो है हमारी वो चेंज कर सकते हैं टू द टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को पता चला कि जो कैपिटल गेन जो चार्ज होते हैं, तो वो कैपिटल गेन जितने आज चार्ज हो रहे हैं उसका 50% ज़्यादा चार्ज सेल ऑफ के लिए हम लोगों को पे करना पड़ेगा एज एन कैपिटल गेन। तो आने वाले एक महीने में इस तरह की कुछ वैल्यूज बढ़ सकती है या ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ सकता है। तो व्हाट यू ऑल कैन सी कि हम लोग आज हमारे खरीदी हुई जो जितने भी सारी इन्वेस्टमेंट है उन सभी इन्वेस्टमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसे बेचकर हमारा आने वाला टैक्स लॉस की वजह से जो नुकसान होने वाला है वो कम रखेंगे। तो इनके बेसिस पे इस तरह के अलग अलग रिविजन्स यहाँ पर होते रहते हैं पोर्टफोलियो के, राइट। ज़रूरी नहीं कि इस तरह के पोर्टफोलियो रिवीजन होने ही चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें आप लोगों ने फॉर्मेशन करते वक्त अच्छी खासी सिक्योरिटीज इस्तेमाल की हुई है, तो बेसिक इवैल्यूएशन जो है वो इवैल्यूएशन हम लोगों का टाइम टू टाइम करना ही है, विच इज़ द 5th स्टेप and which is clearly mentioned that it involves the determining the periodically how the portfolio perform in terms of not only the return earned but also the risk of the portfolio. For evaluation of portfolio performance, appropriate measure of a return and risk and benchmarks are needed. What is benchmark? It is a performance of a predetermined set of assets obtained for comparison purpose. The benchmark may be popular index of a appropriate asset, जैसे कि stock index, loan index. Then the benchmark are widely used by the institutional investor evaluating the performance of the portfolio, right? तो इस तरह की हर एक पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें उससे हमारी रिस्क और रिटर्न इन दोनों का एक्चुअल जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट स्टेप पे सिलेक्ट करके रखा था, सेटिंग द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स, वो मीट हो रहा है या नहीं, ये हम लोग को इवैल्यूएशन की स्टेज पे से पता चलेगा। अगर रिस्क ज़्यादा है देन वी विल रिवाइज आवर पोर्टफोलियो और वी विल रिवाइज आवर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो ये थी हमारी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये 5 स्टेप प्रोसीजर ज़्यादातर हर एक इन्वेस्टर फॉलो करता है, राइट। क्लियर एवरीवन? आप लोगों को सबको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्लियर? यस और नो? Yes, sir.